नमस्कार प्यारे बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 23/12/2018 द्वितीय पाली हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें 25 प्रश्न हैं। अगले 25 प्रश्न लेकर हम आपसे वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ए, व्यापारिक पत्र, बी, प्रार्थना पत्र, सी, मित्र को पत्र, डी, संपादक के नाम पत्र। इसका विकल्प सी सही है, मित्र को पत्र। पत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जैसे कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यापारिक पत्र आदि आते हैं। अनौपचारिक पत्र में जैसे मित्र को पत्र, पिता को पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र आदि पत्र आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ए, संक्षिप्तता, बी, प्रेषक, सी, क्रमबद्धता, डी, विनयशीलता। इसका विकल्प बी सही है, प्रेषक। प्रेषक कहते हैं पत्र को भेजने वाले को। देखते हैं प्रश्न 3, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ए, प्रार्थना पत्र, बी, आवेदन पत्र, सी, व्यापारिक पत्र, डी, शिकायती पत्र। इसका विकल्प डी सही है, शिकायती पत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए, आ, बी, ई, सी, उ, डी, ओ। इसका विकल्प डी सही है, ओ। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है, जैसे आ बराबर आ प्लस आ। 2 ह्रस्व आ मिलके दीर्घ हो जाते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसी तरह ई बराबर ई प्लस ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है, तालु से। इसी प्रकार ऊ बराबर ऊ प्लस ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। 2 ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं। और ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ओ का क्या है? ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ। तो अलग अलग स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वर को संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ओ जो है ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त ये तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए, अध्ययन, बी, अध्ययन, सी, अध्ययन, डी, अध्ययन। इसका विकल्प सी सही है, अध्ययन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए, उत्तरदायी, बी, उत्तरदायी, सी, उत्तरदायी, डी, उत्तरदायी। इसका विकल्प बी सही है, उत्तरदायी। देखते हैं अगला प्रश्न। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया बच्चों, आप लोग नहीं भी विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए, स्वर संधि, बी, व्यंजन संधि, सी, विसर्ग संधि, डी, अनुस्वार संधि। इसका विकल्प डी सही, अनुस्वार संधि। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जिसमें 2 स्वरों का मेल हो के परिवर्तन होता है। बी, व्यंजन संधि जो है इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में
पहला वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा और दूसरा स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि का कोई भी भेद नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष, डी अहंकार। इसका विकल्प बी सही है, विद्यालय। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ बराबर आ, दीर्घ आ। देखते हैं अगला प्रश्न। देशभक्ति में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। इसका विकल्प बी सही है, तत्पुरुष। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास है। और विकल्प देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। इतना प्रधान होता है कि समस्त दोनों ही पद, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करने लगते हैं। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है और वही मुख्य होता है। द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पंचवटी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। इसका विकल्प सी सही है, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है। जैसे कि पंचवटी, पंच क्या हो गया? संख्या हो गया, वटी संज्ञा हो गया। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। इकारी में कौन सा उपसर्ग है? ए आ, बी अधि, सी री, डी ई। इसका विकल्प बी सही है, अधि। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो कि शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं, ये शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं और कभी कभी उल्टा कर देते हैं, अर्थात विलोम शब्द बना देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ए अकथ, बी अभेद, सी अचूक, डी अनुज। इसका विकल्प डी सही है, अनुज। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ए शेरनी, बी मोरनी, सी नौकरानी, डी कुटनी। इसका विकल्प सी सही, नौकरानी। यहाँ मूल शब्द क्या है? नौकर प्लस आनी, नौकरानी। तो यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा है। प्रत्यय वह होते हैं, वह शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या एक नया शब्द बना देते हैं। देखते हैं अगला। लिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए कपाट, बी कीटक, सी कूची, डी कुंभकार। इसका विकल्प सी सही है, कूची। कूची का तत्सम होता है कूर्चिका। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए पक्ष, बी पंछी, सी पतन, डी पत्ता। इसका विकल्प डी सही है, पत्ता। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए सोला, बी शोभन, सी सोता, डी सोना। इसका विकल्प बी सही है, शोभन। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी यौगिक, डी विदेशी। इसका विकल्प सी सही है, यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद इस प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी।
रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ीय रचना के आधार पर भेद हैं। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। इसका विकल्प डी सही है, दौड़। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। इसका विकल्प सी सही है, दूध। खटाई, मिठाई, ठंड ये भाववाचक संज्ञा हैं। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ होती है जो चीज़ें केवल नापी या तौली जा सकती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। वो आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। इसका विकल्प बी सही है, निजवाचक। जहाँ निजता का बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसने स्वयं यह कार्य कर लिया, वो आप ही चला गया, आप भला तो जग भला। इस प्रकार के वाक्य जहाँ भी आते हैं वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक एक वचन मैं और बहुवचन हम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप आज का प्रयोग होता है। तू एक वचन, तुम बहुवचन, आप किसी को आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक में ये वो, ये वह आदि शब्द आते हैं। ये वो एक वचन, ये वह बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित रूप से होने का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये वो, ये वह। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ किसी भी 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों में संबंध का भाव स्थापित होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो, जिसे, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संकेतवाचक, डी गुणवाचक। इसका विकल्प ए सही है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ केवल जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, नापा या तौला जा सकता है। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक से निश्चित मात्रा का बोध हो जाता है और अनिश्चित परिमाणवाचक से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो पाता। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है तो ये नहीं पता चल पा रहा है दूध कितना है, 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। थोड़ा दूध है तो इसलिए मात्रा अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। देखते हैं अगला। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ए पद, बी रूप, सी धातु, डी शब्द। इसका विकल्प सी सही है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, उठ, बैठ, खा, पी, ना, सो। तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया। जैसे सो क्या है? धातु है, इसमें ना जुड़ गया तो हो गया सोना। चल प्लस ना, चल क्या है? धातु है, ना जुड़ गया तो चल प्लस ना बराबर चलना। कहने का अर्थ ये है धातु प्लस ना बराबर क्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ए मैं, बी वहाँ, सी होकर, डी हूँ। इसका विकल्प बी सही है, वहाँ। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखते हैं अगला। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ए कटोरा, बी दूध, सी भर, डी पिया। इसका विकल्प सी सही है, भर। यहाँ संबंधवाचक अव्यय है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए बेसहारा, बी यतीम, सी अनाड़ी, डी निराश्रित। इसका विकल्प सी सही है, अनाड़ी। अब ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।